हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 26, अभी तक हमने 25 क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से डाइसेक्ट कर लिया है। मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से उसको समझने की कोशिश हम लोगों ने कर ली है। मे बी उस कंसेप्ट से आपको और भी ज़्यादा हेल्प मिला होगा। इस वीडियो में पहले 2 से 3 मिनट हम कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे दे, शायद अगर आप नहीं जानते हैं तो। पहला इन्फॉर्मेशन आपको दे दे कि आप कम्युनिटी में जाइए। कम्युनिटी में क्विज का एक लिंक पड़ा हुआ है, उस क्विज को अटेंड कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा आपको नहीं देना है, कुछ भी नहीं करना है आपको। वो क्विज आप दीजिए, उसका डिस्कशन आपको संडे को मिल जाएगा। अगर उसमें टोटल 5 या 10 बच्चे हुए तो, अभी तक सिर्फ 2 बच्चों ने दिया। आई डोंट नो, आपको फ्री में दे रहा हो तब भी आप नहीं कर पा रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो जाके उसको दीजिए। दूसरा न्यूज़, एक ने कमेंट किया था कि सर काफ़ी अच्छा है आपका वीडियो और आप और ज़्यादा क्वेश्चन को लाइए। मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि एक वीडियो पे 22, 20, 15, 17 व्यूज़ आ रहे हैं। तो क्या तुमको लगता है कि इससे मुझे मोटिवेशन मिल रहा है? तुम लोग शेयर नहीं कर रहे हो। तुम लोग कहोगे सर हम तो देख रहे हैं, बट प्रॉब्लम है कि तुम लोग शेयर नहीं कर रहे हो। अगर पर स्टूडेंट जो 22 व्यूज़ मेरे आ रहे हैं पर डे, अगर वो भी 22 बच्चे सिर्फ ये मन में बनाए कि हम हर एक बंदा देखेगा वीडियो, वो दूसरे 2 बंदे को शेयर करेगा, अगर इस तरह से शेयर करोगे तब भी काफ़ी व्यूज़ मुझे आ जाएंगे। अगर जिस दिन 100 क्रॉस हो जाता है व्यूज़ 24 घंटे के अंदर किसी भी वीडियो में, जो मैं तत्काल डालता हूँ, डेफिनेटली मैं 10 क्वेश्चन ला के ना शुरू कर दूंगा। पर जिसने कमेंट मुझे करा था कि सर क्वेश्चन बढ़ाइए, उसको मैं हतोत्साहित नहीं करना चाहता। तो जो संडे को आपको वीडियो मिलेगा उसमें आपके पास 10 से 15 क्वेश्चन होंगे। मतलब 10 संडे को आपको टोटल 10 क्विज के प्लस 10 और प्लस 5 मीन्स 25 क्वेश्चन आपको मिलेगा। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा तो मैं अभी अपने टाइम में से नहीं दे सकता, बट आप लोग का क्या सपोर्ट है वो आप लोग देख लो। चलिए आज का क्वेश्चन डील करते हैं। यहाँ पे पूछा है, मॉडर्न मॉलिकुलर टेक्सोनॉमी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन ऑफ। देखो, मॉलिकुलर मॉडर्न मॉलिकुलर टेक्सोनॉमी जब भी दिमाग में आती है, मॉलिकुलर टेक्सोनॉमी जब भी दिमाग में आता है, तो कुछ तो होगा, कोई तो एक मार्कर होगा जिसको हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे कंपैरिजन करने के लिए। अब मान लो 2 स्पीसीज के बीच में हमें कोई चीज़ कंसीडर, मतलब कुछ 2 स्पीसीज को कंपेयर करना है, तो उन दोनों स्पीसीज में से कौन सा मॉलिकुलर मार्कर, किस जीन को हम कंपेयर करेंगे, दैट इज अ क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आता है, आपको कुछ नहीं याद रखना है, आपके दिमाग में बस एक चीज आना चाहिए, वो है कॉल वूज। कॉल वूज का नाम क्यों याद आना चाहिए? कॉल वूज ने जितनी भी लाइफ फॉर्म है उनको उन्होंने 3 भाग में बांटा था। ये बात मैंने पहले ही बता रखा हूँ। एक बैक्टीरिया, मैंने बता रखा है बट आपको ध्यान से सुनना है यहाँ भी, क्योंकि ये सब चीज़ वो है जितनी बार आप सुनोगे आपको समझ में आएगा। और दूसरा है आपका यूकेरिया। यूकेरिया ये कहीं एक लूका से आए हैं। बैक्टीरिया और यूकेरिया वाले लाइन में आपका आया है आर्किया। अगर आपको पिछला वीडियो मैंने जो बताया था उसमें मैंने बताया था कि जो ये क्लासिफिकेशन हुआ, ये जो थ्री डोमेन ऑफ लाइफ जिसको हम बोलते हैं, जिसमें मोनेरा को डिसॉल्व किया गया, ये किया गया है 16S RNA के बेस पे। चलिए अब थोड़ा हम इसको डाइसेक्ट कर लेते हैं, इसमें कुछ खास बात आपको बताते हैं। ये जो 16S में जो S है, यह S स्वेडबर्ग यूनिट है। जो S की बात हो रही हो दैट इज अ स्वेडबर्ग यूनिट या सेंट्रीफ्यूगेशन कोफिशिएंट। पासा को फेंकोगे, मान लो कि पासा 2 तीर से मिलकर बनी हुई है,
दो टुकड़े उस पासा में। पासा को जो हम व्हील पे, मान लो कि ये कोई व्हील है, तो जब राइबोसोम को हमने फेंका तो राइबोसोम के जो पार्ट्स है वो टुकड़े हो गए, एक यहाँ पे गिर गए, एक यहाँ पे गिर गए, एक यहाँ पे गिर गए, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट खाने में गिरे। स्वेडबर्ग वैज्ञानिक का नाम है। तो उन्होंने एक प्रोसेस करा और उन्होंने देखा कि एक यूनिट इसमें जाके गिरती है। ये जो था ये 16 था, दैट इज अ 16s। बाकी जाके इसको डिस्क्रिप्शन मतलब अच्छे से देख सकते हो, बट याद रखना एग्जाम के लिए कि इसमें जो एस है वो क्या है, स्वेडबर्ग यूनिट है या सेंट्रीफ्यूगेशन कोफिशिएंट है, क्योंकि इस प्रोसेस को भी सेंट्रीफ्यूगेशन बोला गया था क्योंकि इसमें घुमाते हैं। तो इन्होंने 16s ने यूज़ किया था। यहीं से आपको आंसर मिल गया कि यहाँ पे जो कंपैरिजन हम करते हैं वो किसका कंपैरिजन करते हैं, उसका हम RNA का कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, RNA का कंपैरिजन करते हैं। क्यों करते हैं यह एक हो सकता है कि इस बार पूछ लिया जाए। तो RNA जो है, RNA के जो जीन है ये कंजर्व्ड जीन है। ये क्या है, कंजर्व्ड जीन है। RNA का जीन कंजर्व्ड है। कंजर्व्ड होने से हमें क्या फायदा हुआ, ये कंजर्व्ड है तो अगर इसमें एक चेंज हो, फॉर एग्जाम्पल मान लो ABCDEFGHGHABCD, मान लो ये जीन है, कंजर्व्ड है। इसमें से मैंने कहा यह एक जीन चेंज है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ABCDEF, यहाँ पे मान लो है A, फिर है HGHABCD, ये एक दूसरा जीन है। इस जीन में सिर्फ यह एक चेंज है। ठीक है, इस चेंज को देख के स्लाइटली चेंज जो होता है न्यूक्लियोटाइड का, उसका हम यूज करके स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन करते हैं। अगर हमें स्पीसीज आइडेंटिफाई करना है, दो स्पीसीज को के जीन को आपस में कंपेयर करेंगे तो स्लाइटली चेंज, थोड़ा सा चेंज होगा किसमें, दोनों स्पीसीज के mRNA में। तो ये चूंकि कंजर्व्ड जीन है इसलिए हम RNA यूज करते हैं मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी के लिए। तो टेक्सोनॉमी का एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज में वो सेम स्पीसीज है या डिफरेंट स्पीसीज है, वो हम स्लाइटली चेंज से पता लगा लेते हैं। तो कंजर्व्ड है तो इससे हमें क्या मिलता है, क्या फायदा है, स्लाइटली चेंज जो है वो न्यू स्पीसीज को लीड करता है। स्लाइटली चेंज इन द एंटी सीक्वेंस यूज फॉर स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन। स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, मजा आ गया होगा आपको ये बात जान के। इसमें क्या क्या खास बात थी, एक कार्ल बूच ने 16s RNA यूज किया। एस का मतलब स्वेडबर्ग यूनिट है, दोनों में पूछा जा सकता है। आर किया यूकेरिया के से ज़्यादा करीब है, मतलब इनका ये ज़्यादा, मतलब इन तीनों में आर्किया बैक्टीरिया से ज़्यादा यूकेरिया से रिलेशन रखता है। मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी में हम RNA यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, क्योंकि एक कंजर्व्ड जीन होता है। कंजर्व्ड जीन होता है तो क्या है, स्लाइटली चेंज जीन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से हम स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन करते हैं। चूंकि ये कंजर्व है मतलब थोड़ा सा भी चेंज होगा मतलब वो न्यू स्पीसीज को लीड करेगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। काफ़ी सरल क्वेश्चन है, पिछला वाला वीडियो अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो वहां से आपको फायदा होगा। अमॉन्ग द फॉलोइंग कॉमनली यूज मेथड फॉर क्लासिफिकेशन इन न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। याद रखना न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी करा हमने क्यों था, याद है आपको। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में हमने क्या करा था, ऑल कैरेक्टर्स आर गिवन इक्वल वेटेज। पहला पॉइंट था न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी का, पॉइंट नंबर ए, उसमें मैंने बोला था कि ऑल कैरेक्टर्स आर गिवन इक्वल वेटेज।
मतलब अगर सारे कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दे रहे हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी बोलेंगे, इक्वल वेटेज। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने इसमें बोला था कि जो आपका न्यूमेरिकल वेटेज है या जो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी है उसमें क्लस्टर एनालिसिस होता है। क्लस्टर एनालिसिस होता है, ठीक है। क्या होता है, क्लस्टर एनालिसिस होता है। नाइस। तीसरा मैंने बोला था कि न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्यों करा जाता है, टू अवॉइड सब्जेक्टिविटी, मतलब ऑब्जेक्टिविटी के लिए, ठीक है। अब हम यहां पे बात करते हैं, जब हम न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी करते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो कि ये कोई स्पीसीज ए है, स्पीसीज बी है, स्पीसीज सी है। यह एक कैरेक्टर हो गया, एक कैरेक्टर ये हो गया, मान लो एक कैरेक्टर यहां पे है, एक कैरेक्टर कुछ इस तरह से बनाओ, फिर एक कैरेक्टर कुछ इस तरह से बनाओ, फिर एक कैरेक्टर इस तरह से बनाओ। ध्यान दो क्या मैंने करा, इसको कैरेक्टर नंबर 1 कहो, इसको 2 कहो, इसको 3 कहो, इन दोनों को, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। हर कैरेक्टर को हमने एक अलग अलग, ऑल कैरेक्टर आर गिवन इक्वल वेटेज। सेम कैरेक्टर 1 यहाँ पे है, कैरेक्टर 3 यहाँ पे है, कैरेक्टर 5 यहाँ पे है, कैरेक्टर 6 यहाँ पे है, यहाँ पे कैरेक्टर नंबर 2 है, कैरेक्टर नंबर 3 है, फिर कैरेक्टर नंबर 4 है, फिर कैरेक्टर नंबर 6 है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए बी और सी, कैरेक्टर 1 2 3 4 और 6, 4 5 6, ये कैरेक्टर हो गया। कैरेक्टर ए में हमारे पास कौन कौन से हैं, 1 2 3, कैरेक्टर ए में 1 2 3 4 5 6 सारे हैं, 1 2 3 4 5 6। कैरेक्टर बी मतलब स्पीसीज बी में देखो कितने हैं, एक है, दो नहीं है, मतलब दो नहीं है तो दो में 0, 3 है, 4 नहीं है, 0। वैसे नहीं है तो +1 और -1 से भी हम इसको कर सकते हैं, मतलब इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, दैट इज़ अ इजी वे। 1 1 1 1 1 1, इसमें 3 है, 4 नहीं है, 5th है, 6 है। स्पीसीज बी की बात करो, इस वाले की बात करो, बी की नहीं, सी की बात करो। सी में आपके पास एक नहीं है, 2 है, 3 है, 4 है, 5th नहीं है, 6 है। अब अगर हमें कहे कि ए बी और सी, और यहां भी लिखे हम ए बी और सी, कि कितना एक दूसरे के साथ सिमिलर है, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो ए और ए तो सिमिलर ही होगा। ए और बी में, ए और बी में कितने कैरेक्टर सिमिलर है, 1 2 3 4। ए और बी में 4 सिमिलर है, इसमें कुछ नहीं। अब ए और सी में देखो कितने सिमिलर है, ए और सी में देखो कितने सिमिलर है, ए और सी में, ए और सी में डिसिमिलर है, 1 2 3 4, 4 तुम्हारा एक और सी के साथ भी सिमिलर है, ठीक है। अब बी और सी देखो कितने सिमिलर है, 1 2, बी और सी तुम्हारे कितने सिमिलर हैं,
एक दो। इसके बाद डिसिमिलरिटी कॉम्प्लेक्स, अगर ये तो सिमिलरिटी हो गया ना, इसमें इतने इतने सिमिलर हैं। अब अगर हम तुमसे ये कहें कि ए और जो बी सी है हमारा, मतलब यहाँ पे ध्यान से देखो, वैसे मैंने इसमें छोटा ही लिया है इसलिए तुम्हें दिक्कत हो रही है। अगर इसमें हम एक और ऐड कर देते तो यहाँ से क्या होगा कि जैसे बी और सी में दो सिमिलर हैं, उसी तरह हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं डिससिमिलरिटी कॉम्प्लेक्स ए बी सी, ए बी सी। डिससिमिलरिटी कॉम्प्लेक्स ए में कोई डिससिमिलरिटी नहीं होगी। ए का बी के साथ डिससिमिलर कितने देखो, एक दो। ए का बी के साथ दो डिसिमिलर है, क्योंकि छः ही तो कैरेक्टर थे, छः में से चार सिमिलर हो गए तो दो डिसिमिलर हो गए। यहाँ पे भी दो डिसिमिलर होंगे। यहाँ पे जब दो सिमिलर हैं तो कितने डिसिमिलर होंगे, दो सिमिलर है तो चार आपका डिसिमिलर होगा, और ये जीरो। अब यहाँ पे जो ये दो है, ठीक है, ये आपका दो है, मीन्स जो कम डिसिमिलर है वो आपके क्या होंगे, पास पास में होंगे। ठीक, तो ये जो दो हुआ, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लस्टरिंग। अगर इसमें हम और ज्यादा रखें, जैसे ये भी चलो यहाँ पे दो हो गया है, बट बी और सी में चार डिसिमिलरिटी है, मतलब बी सी से दूर है बट ए के पास है। मतलब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ये जो मैंने बनाया ये हम ऐसे बना सकते हैं, बी ए, और इस ए से सिमिलर है आपका यहाँ पे सी, ए से सिमिलर है सी। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, जब न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी करते हैं तो हम अर्थ मतलब अनवेटेड पेयर ग्रुप करते हैं, हम ग्रुपिंग करते हैं जिसमें का वेटेज नहीं, क्योंकि वेटेज का मतलब क्या, सिमिलरिटी। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डिससिमिलरिटी देख रहे हैं ना, सिमिलरिटी का नहीं, डिससिमिलरिटी की बात कर रहे हैं। तो अनवेटेड पेयर करते हैं, और इसमें जैसे इनका दो है तो इसको एक लिखते हैं, इसको एक लिखते हैं। यहाँ पे ये सी यहाँ पे नहीं होगा, इसको और अगर बिग डाटा लोगे, जैसे मैंने ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल ऑन स्पॉट बनाया, दैट इज अ प्रॉब्लम यहाँ पे आ गया। बट अगर आप रियलिटी में ऐसे डाटा आएगा, क्वेश्चन उस पर भी है, अगर इस तरह से आप डाटा क्रिएट करोगे तो आपका इस तरह से क्लस्टरिंग होता चला जाएगा। अगर दो हुआ, दो या एक आता है, वैसे एक आएगा जिसमें एक डिसिमिलरिटी होगा, उन दोनों को एक पास रखोगे तो ये 0.5 और 0.5, दैट इज अ अर्थमेटिक मीन। एक को दो से डिवाइड कर दिया क्योंकि दो ब्रांच में यहाँ पे हम तोड़ रहे, दैट इज अ अर्थमेटिक मीन। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में जो हम लोग काम करते हैं वो यही करते हैं, क्लस्टर एनालिसिस होता है, और यूपीजीएमए ट्रीज होती है, यूपीजीएमए, जिसका पूरा नाम होता है आपका अनवेटेड पेयर ग्रुप मेथड विथ अर्थमेटिक मीन। इस मीन को भी हम क्लस्टरिंग एनालिसिस या क्लस्टरिंग मीन बोलते हैं, क्योंकि अनवेटेड ग्रुप को हम पेयर बनाते हैं या क्लस्टर करते हैं। ये आपका क्या होता है, क्लस्टर मेथड होता है। ये किसने दिया था यह भी याद रखो, सोकल एंड मिचनर ने, सोकल और मिचनर ने दिया था। क्योंकि हमारा जो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी है उसमें भी क्लस्टरिंग होता है और यूपीजीएमए में भी क्लस्टरिंग है, तो जो हमारा मेथड यूज होता है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में, उस मेथड का नाम है हमारा यूपीजीएमए, जिसका फुल फॉर्म है अनवेटेड पेयर ग्रुप मेथड विद अर्थमेटिक। में थोड़ा बहुत मैंने आपको झलक दिया कि ये होता कैसे है। ये इस तरह से होता है, हम स्पीसीज को कंपेयर करते कौन सा कैरेक्टर है कौन सा नहीं है। जो कैरेक्टर है ये आपका सिमिलरिटी इंडेक्स है, ये हमारा डिससिमिलरिटी इंडेक्स है। डिससिमिलरिटी इंडेक्स से हम क्लस्टरिंग करते हैं, क्लस्टर करके हम बताते हैं कि ये उससे ज़्यादा है, ये दूसरा दूसरे से कम है। इस क्वेश्चन में देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज जनरली नॉट यूटिलाइज फॉर स्टेब्लिशिंग द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बिटवीन टू स्पीसीज। ऊपर ही मैंने सिमिलरिटी बनाया था, ठीक है,
ऊपर ही मैंने सिमिलरिटी इंडेक्स और डिसिमिलरिटी इंडेक्स बनाया था। मीन्स परसेंटेज सिमिलरिटी तो यूज होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो ऊपर मैंने अभी यहाँ पे बनाया था एक इस तरह से, ए और बी, फिर मान लो कि यहाँ पे हम बनाएंगे सी एंड डी, फिर इन दोनों का एक बनाएंगे हम डी। तो यहाँ पे जो ये बना रहे हैं ना, दैट इज कॉल्ड अ क्लैड, दैट इज कॉल्ड अ क्लैड। जो सिमिलर है उनको साथ में, जो सिमिलर का अर्थ है कि जो जिसमें डिसिमिलरिटी कम है, वो ज़्यादा सिमिलर है, तो जो सिमिलर उनको साथ में। तो इससे इसको हम क्लैडिस्टिक अप्रोच भी कहते हैं। आर ने जो हम यूज कर रहे थे 16s, उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, उसमें हम लोग मॉलिकुलर सिमिलरिटी ही तो चेक कर रहे थे, कितने न्यूक्लियोटाइड चेंज है, कितने न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। फाइलोजेनेटिक ट्री बनाने में अगर मुझे मॉलिकुलर फाइलोजेनी बनानी है तो मॉलिकुलर फाइलोजेनी में किसकी सिमिलरिटी हमें बतानी होगी, डेफिनेटली मॉलिक्यूल की, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड सिमिलरिटी, मॉलिक्यूल सिमिलरिटी, प्रोटीन सिमिलरिटी, कुछ भी सिमिलरिटी, बट हमें किस पे जाना होगा, मॉलिकुलर लेवल पे जाना होगा। करेक्ट। तो मॉलिकुलर सिमिलरिटी से भी हम फाइलोजेनेटिक ट्री बनाते हैं, बट जियोग्राफिकल डिस्टेंस से हम फाइलोजेनेटिक ट्री नहीं बनाते हैं। तो जियोग्राफिकल डिस्टेंस की जो इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन का यूज हम कभी भी फाइलोजेनेटिक एस्टेब्लिशमेंट करने में नहीं करते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है यह भी। इन्होंने सीधे डेंड्रोग्राम का डिफिनीशन पूछा था, और मजे की बात है कि इन्होंने जो क्वेश्चन दिया है ना, जो ऑप्शन दिया है, वह भी काफी इजी है। आप क्वेश्चन से बता सकते, मतलब आप ऑप्शन से बता सकते हो कि आंसर नहीं होने वाला है। अरेंजमेंट ऑफ द क्रोमोसोम कैरियोटाइप बोला जाता है, ना कि डेंड्रोग्राम। टेक्सोनॉमिक की टू एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप, टेक्सोनॉमिक की को डेंड्रोग्राम नहीं बोला जाता ना। टेक्सोनॉमिक की समझ में आया, कौन सी, वही किंगडम फाइलम, उससे क्या तुम डेंड्रोग्राम बनाते हो, नहीं ना। इवोल्यूशनरी टाइम स्केल रिप्रेजेंटेशन, इवोल्यूशनरी टाइम स्केल रिप्रेजेंटेशन, कभी डेंड्रोग्राम सुना है? इवोल्यूशनरी टाइम स्केल याद होगा ना, क्रिटेशियस, डिवोनियन, परमियम, ये सब याद है ना। उसमें क्या तुम कोई डेंड्रोग्राम बनाते हो? डेंड्रोग्राम मतलब कुछ तो होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ना। टाइम स्केल इवोल्यूशनरी टाइम स्केल के लिए क्या तुम कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हो? उसमें तो सीधे लिखते हो ना, इस तरह से लिखते हो। इधर तुम्हारा इधर तुम्हारा टाइम हो गया, इधर नाम हो गया, उसके जो नाम है उसके अंदर के जो पार्ट हुए उसके अंदर के पार्ट हो गए। इस तरह से लिखते हो ना, कि इस तरह से लिखते हो, इस तरह से क्या लिखते हो, नहीं लिखते हो ना। तो मतलब क्या है कि जो फाइलोजेनेटिक ट्री है, जो कि एक स्पीसीज का दूसरे स्पीसीज के साथ रिलेशन बता रही है, उस रिलेशन, फाइलोजेनेटिक ट्री का जो रिप्रेजेंटेशन है, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो कि ग्राफ दिखाते हो, उसे हम डेंड्रोग्राम बोलते हैं। तो क्या हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्री, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्री डेंड्रोग्राम कहलाती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से, नॉट ओवे द लीनियर नोमेनक्लेचर, लीनियर नोमेनक्लेचर है क्या? देखो, लीनियस का अगर नाम याद आ जाए ना, तो ऐसे ही तुम इसका आंसर बता दोगे। कैरोलस लीनियस, पूरा नाम था कॉल वॉन लिने। कॉल वॉन लिने ने एक थ्योरी प्रपोज करी नोमेनक्लेचर की, जिसे हम बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के हिसाब से किसी भी इंडिविजुअल के नाम में दो चीजें होगा, एक स्पीसीज को और दूसरा जीनस को रिप्रेजेंट करेगा। क्या होगा? जीनस और स्पीसीज। जीनस जो है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, जीनस का पहला वर्ड कैपिटल में होगा, बट स्पीसीज हमेशा स्मॉल लेटर से ही शुरू होगा। और अगर हम हेड राइटिंग से लिखते हैं तो नीचे हम अंडरलाइन करते हैं, नहीं तो इटैलिक में लिखते हैं। दैट इज द रीजन कि कॉल वॉन लिनियर ने अपना नाम कैरोलस लीनियस रखा। बट हमें तत्काल का ही एक जानकारी दे दो, कोरोना वायरस का नाम, कोरोना वायरस है ना, कोरोना,
कोरोना वायरस का नाम कोरोना वायरस है, इसमें तुमको जीनस स्पेसीज कुछ ऐसा दिख रहा है? डेफिनेटली नहीं दिख रहा। तो वायरस ही वो ग्रुप है जो कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को फॉलो नहीं करती है। क्या मैंने कहा? वायरस ही वो ग्रुप है जो कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को फॉलो नहीं करती है। मैं रियलिटी बताऊँ, अगर तुम लोग को लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन मैंने इजी बनाए हैं, डेफिनेटली नहीं है। पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, मैं पीवाईक्यू को ही लेके आ रहा हूँ। मेरा पूरा कोशिश है कि मैं मोर देन 500 क्वेश्चंस को लेके आऊँ तुम सभी के लिए, और तुम्हारे एग्ज़ाम से पहले मैं 500 से ऊपर क्वेश्चन दूँ डेफिनेटली। अगर मैं संडे को 25-25 क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूँ, 10 तुम्हारा उधर क्विज से और 10 तुम्हारे इधर और 5 इधर, तो डेफिनेटली वो 500 क्रॉस हो जाएंगे, 600-700 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके पैरेलल में तुम क्या करो, जाके एप्टीट्यूड के वीडियो देखो, कुछ पॉइंटर पर है उसको देखो, ट्राई तो करो, कम से कम पढ़ाई तो करो। सिलेक्शन ना हो तो हमें बताना। जितने वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं यूट्यूब पे, अगर तुमने सारे वीडियो देख डाले ना, कोई यहाँ पे फिर इंडिया का कोई एग्ज़ाम नहीं है जो तुमसे हो ना, या कोई इंटरव्यू नहीं है जिसमें तुम सिलेक्शन ना ले पाओ। गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ ये, पर तुम देख पाओ पूरा वीडियो। बाय बाय, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो यार। बाय बाय।